सख्त गर्मी में भी मेरी नौकरानी गर्म चादर ओढ़कर आती थी और जब मेरे कमरे की सफाई करती तो अंदर से कुंडी लगा देती। और काफी देर बाद जब बाहर निकलती तो कहती, बाजी आपके कमरे में बहुत गंद था जिसको साफ करते करते थक गई हूँ। शोर से शिकायत करती तो वो कहते, ऐसी गलती हरगिज नहीं करना, इतने कम पैसों में कोई काम वाली फिर नहीं मिलेगी। मुझे कुछ शक हुआ। एक दिन काम वाली को जल्दी छुट्टी देकर खुद उस जैसी चादर ओढ़कर कमरे की सफाई करने गई तो कुछ ही लम्हों बाद मेरी रूह लरस गई। जब मुझे अपनी काम वाली मशकूक लगती है, दिल करता है कि उसे काम से निकाल दूं। मैं अपने शोहर के साथ बैठी चाय पी रही थी। जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी के मुतालिक बताया तो वे एकदम से चौंक गए और बोले, क्यों बैठे बिठाए तुम्हें उस गरीब औरत के साथ क्या मसला हो गया है? एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूँ। तुम हर वक्त किसी न किसी की टॉम में ही लगी रहती हो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। इतना कहकर सईद उठे और चाय पिए बिना ही कमरे में चले गए थे, जबकि मैं कुर्सी पर हक्का बक्का ही बैठी रह गई थी। सईद ने कभी मेरे साथ इस लहजे में बात नहीं की थी। वो तो नरम मिजाज इंसान थे। मेरे हर मसले को वो चुटकियों में हल कर दिया करते थे। मुझे उनसे इस किस्म की हरकत की तवक्का ना थी। मेरा दिल किया कि मैं अभी अपनी नौकरानी शीजा को फोन करके कह दूं कि तुम कल से मेरे घर काम करने मत आना, मगर फिर सईद का सोचकर मैंने अपने इस ख्याल को तर्क कर दिया था। मुझे डर था कि कहीं वो मुझसे नाराज ही ना हो जाए। मैंने फिलहाल इस बात को छोड़ दिया था। मैं किचन में जाकर रात के खाने का इंतजाम करने लगी थी। खाना तैयार हुआ तो मैं सईद को बुलाने चली गई थी। मुझे लगा था कि अब वो अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार करेंगे, मगर उनका मिजाज तो बिल्कुल वैसा ही था। वो खामोशी से उठकर बाहर आए और कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर उठकर कमरे में चले गए थे। जब मैं किचन समेट कर वापस गई तो सही सो चुके थे। मैं इस बात पर हैरान थी कि आखिर उन्होंने इस जरा सी बात पर इस कदर बरहमी का इजहार क्यों किया था। अगले रोज शीजा आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं बाहर खड़ी करहती रह गई थी। शीजा ने 20 दिन पहले ही मेरे घर में मुलाजमत की थी। वो बहुत कम पैसों में मान गई थी। वो थी तो अच्छी लड़की, मगर मुझे ये कमरा बंद करने वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया था, मगर वो बोली, बाजी मैं सबके घरों में ऐसे ही सफाई करती हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर चुप कर जाती थी। जब वो कमरे की सफाई करके आई तो बड़ी थकी सी लग रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, बाजी हर रोज पूरा घंटा लगाकर आपका कमरा साफ करती हूँ तो थक जाती हूँ। मैं मुस्कुराकर फिर से किचन में चली गई थी। मैं किचन में खड़ी होकर शीजा की हरकतों का जायजा लेने लगी थी। वो चंद मिनट के आराम के बाद उठ गई थी। उसने लाउंज की सफाई शुरू कर दी। इतनी देर में सईद भी आ गए थे। सईद के आते ही शीजा ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया था और उनको देखने लगी थी। सईद ने एक नजर ही उस पर डाली थी, फिर वो अपने कमरे में चले गए थे। अब शीजा जले पैर की बिल्ली की तरह लाउंज के चक्कर पर चक्कर लगाने लगी थी। फिर उसने इर्द गिर्द देखा। जब मैं नजर ना आई तो वो मेरे कमरे की तरफ चल दी थी। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया था, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई थी और जल्दी जल्दी लाउंज की सफाई करके मुझे खुदा हाफिज कहकर घर से बाहर निकल गई थी। शीजा के जाते ही सईद बाहर निकल आए थे। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर गजरे पहना दिए थे। उनका मूड भी अच्छा था। फिर बोले, बेगम जल्दी से खाना लगा दो, भूख बहुत लगी है। हम दोनों ने बड़े खुशगवार माहौल में बैठकर खाना खाया था। मैं सईद की जानब से तो पुरसुकून हो गई थी, मगर शीजा की तरफ से दिल में गांठ बन गई थी। न जाने वो किस इरादे से मेरे घर दाखिल होती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शीजा के मुतालिक कोई बात भी सईद से नहीं करूंगी। मैं उसकी नीयत जानकर भी फिर कोई फैसला करूंगी। अगले दिन शीजा घर दाखिल हुई तो मैंने उसका प्रॉपर जायजा लिया था। उसने गरम शाल ओढ़ कर रखी थी जिसमें वो कम्बल तौर पर छुपी हुई थी। मैं बोले, शीजा इतनी तो गर्मी है, तुम ये शाल ओढ़ना छोड़ क्यों नहीं देती? अगर तुम्हारे पास कोई और चादर नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चादर दे दूं। उसकी आंखें एकदम ही आंसुओं से लबरेज हो गई थी। वो बोली, बाजी ये चादर बड़ी कीमती है, ये किसी की मोहब्बत की निशानी है। इसको छोड़कर अगर मैं आपसे चादर ले लूं तो क्या मेरे वक्त आप जैसे हो जाएंगे? नहीं ना, तो फिर इस अदला बदली का क्या फायदा? फिर वो मेरे अगले सवाल से बचने के लिए जल्दी से मेरे कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा जैसे चादर के नीचे छुपे हुए उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। क्या था ये तो मैं देख ना पाई थी, मगर मुझे शक में जरूर डाल गया था। शीजा मेरे कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर चुकी थी। मैं परेशानी के आलम में यहाँ वहां घूम रही थी। सईद काम से लौट आए थे। वो मुझे यूं परेशान देकर बोले, क्या हुआ है समरीन? मैं जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी देर में शीजा कमरा खोलकर बाहर निकली तो हम दोनों को देखकर ठटक गई थी। फिर जल्दी से लाउंज की सफाई करने लगी थी। सईद कमरे में दाखिल हुए तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में गई।
مگر انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ میں باہر کھڑی دیکھتی رہ گئی تھی۔ شیزا اپنا کام جلدی جلدی نپٹا کر سعید کے باہر نکلنے سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک دم جماکا ہوا تھا کہ جب بھی شیزا کمرے کی صفائی کر کے باہر نکلتی تو میں کمرے میں جھانکتی بھی نہ، پھر سعید گھر آتے ہی کمرے میں چلے جاتے اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آتے تھے۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا کہ میں نے اتنی بڑی بات کیسے نظر انداز کر دی تھی۔ سعید باہر نکلے تو میں نے خود کو نارمل ہی ظاہر کیا تھا، مگر اندر سے میرا دل آندھی اور طوفان کی زد میں تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا تو سعید ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے تھے، لیکن میرا دل تو کسی چیز میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اپنا گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس مسئلے کو تو حل کر کے ہی رہوں گی۔ اب اگلی شام جب شیزا کام پر آئی تو میں بولی کہ تم میرے گھر کی صفائی کا وقت تبدیل کر لو، تم 2 سے 6 بجے تک میرے گھر کے کام کر جایا کرو۔ شیزا مسکرا کر بولی باجی ایسا ممکن نہیں، اس ٹائم تو میں میجر اکبر کے گھر کام کرتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم وقت تبدیل کر لو، میجر کے گھر کا کام شام کے وقت کر لیا کرنا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی باجی اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں کر دیتی، آپ میری جگہ کسی اور ملازمہ کو رکھنا چاہتی ہیں تو دیکھ لیں، آپ کو جیسے مناسب لگے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شیزا جیسی کام والی کو میں محض غلط فہمی کی وجہ سے ہاتھ سے جانے دوں، اسی میں نے سوچا کہ پہلے معاملے کی اچھی طرح تحقیق کر لوں۔ شیزا ایک بار پھر سے میرے کمرے میں چلی گئی تھی اور اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی تھی۔ میں بھی لاؤنج میں بیٹھی اسی کے نکلنے کا انتظار کرتی رہی۔ اتنی دیر میں سعید بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ آج سعید جیسے ہی کمرے میں جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ پورا کمرہ صبونی حلوے کی خوشبو سے معطر تھا۔ میں نے آنکھوں میں حیرت بھر کر سعید کی طرف دیکھا تو وہ بولے آفس میں ایک کولیگ میرے لیے گھر سے حلوہ بنا کر لایا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ میں کچن میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی بوندیں ٹپکنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی یہ حلوہ سعید کے لیے شیزا ہی لائی تھی، کیونکہ سعید کے ہاتھ تو خالی تھے۔ سعید نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ ایک جھوٹ کا مطلب میں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ ایک جھوٹ 100 جھوٹوں کی راکھ کھول دیتا ہے، پھر انسان ساری زندگی جھوٹ بولتے ہوئے ہی گزار دیتا ہے۔ سعید کو سمونی حلوہ بہت پسند تھا۔ اس کے متعلق صرف اور صرف میں جانتی تھی یا میرے سسرالی جانتے تھے، پھر ایک کام والی کو میرے شوہر کی پسند ناپسند کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے دیکھا کہ سعید میری طرف ہی آ رہے تھے۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ اس قسم کے حالات میں کیسے ری ایکٹ کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے مسکراہٹ کا ہی سہارا لیا تھا۔ سعید کچن میں آئے تو مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے کیا بات ہے، آج تم بجھی بجھی سی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ سر میں درد ہے، مگر میں جانتی تھی اس جواب سے سعید بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا تو وہ واپس کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ میں تازہ ہوا کھانے لان میں آ گئی تھی۔ دل بڑا گھبرا رہا تھا، آنسو خود بخود گرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر میں نے نیند کی گولی کھا لی اور جلدی ہی سو گئی تھی۔ صبح سعید مجھ سے پوچھ کر گئے تھے کہ اگر طبیعت بہتر نہیں ہوئی تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں اب بہت بہتر ہوں۔ وہ آفس چلے گئے تو میں نے میجر اکبر کے گھر کی راہ لی تھی۔ میجر صاحب کا گھر ہمارے محلے میں ہی تھا۔ ابھی شیزا ان کے گھر کام کرنے نہیں گئی تھی، اس لیے میں اس کی جانچ پڑتال کر سکتی تھی۔ میں ان کے گھر گئی تو مسز اکبر نے میری خوب آؤبکت کی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں مسز اکبر سے بولی کہ مجھے شیزا پر بہت ترس آتا ہے، وہ اتنی گرمی میں گرم شال اوڑھ کر آتی ہے، کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک چادر کا انتظام کر دیں؟ مسز اکبر میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی کہ شیزا تو ہمارے گھر دوپٹے میں آتی ہے، اس نے تو سردیوں میں بھی کبھی گرم شال نہیں اوڑھی تھی۔ میں چونک گئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اب ان سے کیا بات کروں۔ پھر میں بولی شیزا کو نہ جانے کیا فوبیا ہے، وہ بیڈ روم کی صفائی کرتے ہوئے نہ جانے اندر سے کنڈی کیوں لگا لیتی ہے۔ مسز اکبر حیران رہ گئی تھی، پھر بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بولی ٹھیک ہے، ہمیں ملازمین کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے، مگر ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے اور ایک حد ہوتی ہے۔ میں کبھی بھی کسی کام والی کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میں بیڈ روم کو اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرے، بلکہ میں تو ایسی ملازمہ کو کام سے ہی نکال دوں گی۔ میں بولی لیکن مجھے تو شیزا نے یہی بتایا تھا کہ وہ سب کے گھروں میں ایسے ہی کنڈی لگا کر صفائی کرتی ہے۔ مسز اکبر کا کہکا فضا میں گونجا تھا، پھر وہ بولی آپ بہت معصوم ہیں۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے بے وقوفی کی جگہ معصوم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ مسز اکبر کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ شام ہوئی تو شیزا خود کو گرم چادر میں چھپا کر ایک بار پھر سے ہمارے گھر آن پہنچی تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر ہی آئی تھی کہ سعید بھی آفس سے لوٹ آئے تھے۔ میں کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جب سعید غصے سے گھر آ کر بولے شیزا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ کام چھوڑ کر چلی جاؤ۔
मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। शीजा रोने लगी थी। वो बोली, इस बड़ी कायनात में मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अपने नाम की शनाख्त दे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी हकीकत आपकी बीवी के सामने ले आऊंगी। फिर आप क्या करेंगे? इतना कहकर शीजा लाउंज की सफाई किए बिना ही मेरे कमरे से चली गई थी। मैं तो शीजा के अल्फाज पर ही हैरान हो गई थी कि उसके पास सईद का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वो उनको डरा धमका रही थी। फिर वो ये क्यों कह रही थी कि मुझे अपने नाम की शनाख्त दे दीजिए? ये सब बातें किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने सईद को खाने पर बुलाया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से झिड़क दिया था। वो बोले थे, कैसी औरत हो तुम जो घर का काम ही नहीं कर सकती? घर में हम दो ही तो अफराद हैं, मगर तुम दो लोगों का काम करने में भी नाकाम रही हो और बांध बांध की नौकरानियों को घर में बुला लेती हो। वो इतना कहकर लॉन में चले गए थे। मैं कमरे में आई तो हलवे की खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया था। आज शायद सईद हलवा छुपाना भूल गए थे या फिर उन्होंने इस चीज का तरद्दुद ही ना किया था। मैंने कमरे की खिड़की से देखा था, सईद बड़ी परेशानी की हालत में यहाँ वहां फिर रहे थे। मैं तो खुद हैरान सी थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं कैसे सारी हकीकत सामने लाऊं? मुझे रह रहकर शीजा पर गुस्सा आता था, लेकिन मैं इस कदर हालात से मजबूर थी कि उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को लाचार पाया था, इसलिए मैंने सईद की वालदा से मदद लेने की ठानी थी। वो दूर दराज के गांव में रहती थी, जबकि हम दोनों मियाँ बीवी सईद की जॉब की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपनी सास को फोन करके कहा था कि मेरा घर उजड़ने वाला है, आप आकर मेरे आशियाने को बिखरने से बचा ले। मेरी सास बड़ी भली मानस खतून थी। वो अगले ही दिन अपने छोटे बेटे के साथ हमारे घर आ गई थी। सईद अपनी वालदा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। वो बोले, अम्मी, शहर में रिहाइश बहुत महंगी है, आप क्यों आ गई हैं यहाँ? मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजर रहा हूँ। अब दो लोगों का इजाफी खाना बनाना पड़ेगा तो मेरे बजट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सईद को खामोश रहने का इशारा किया तो वो बोले, तुम हम दोनों माँ बेटे के मामले से दूर रहो। मैं भी चुप कर गई थी, जबकि मेरे देवर ने सामान उठाया और बोला, अम्मी आ जाएं, हम गांव वापस चलते हैं, हम नहीं रहना इस महंगाई से भरे शहर में। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाथ जोड़कर रुकने की इल्तिजा की थी, जबकि मेरा देवर इस कदर खफा हो चुका था कि वो मेरे 1000 बार कहने पर भी ना रुका था। उल्टा सईद मुझे ही डांटने लगे थे कि तुम इसे जाने दो, मत रोको। देवर चला गया था। सास परेशान थी। उन्हें तवक्का नहीं थी कि उनका सबसे चहीता बेटा उनके साथ ऐसा सलूक करेगा। मैंने अपनी सास को सारी बात बता दी थी। मैं उनसे बोली कि सईद कुछ बदल से गए हैं, इसलिए मैंने आपको बड़ा मान करके बुलाया है ताकि आप हम दोनों के दरमियान सारी रंजिशें खत्म कर दे। शाम हुई तो मैं शीजा का इंतजार करने लगी थी। मैं अपनी सास को शीजा के मुतालिक पहले से ही सब कुछ बता चुकी थी। वक्त गुजरता रहा मगर शीजा घर न आई थी। अब मेहमान के आ जाने से घर का काम बढ़ गया है, मगर शीजा आज आई ही नहीं। सईद कराहते लहजे में बोले कि मैं उसे काम से निकाल चुका हूँ, आज के बाद वो काम करने नहीं आएगी। तुम जो मुफ्तखोरों को घर में दावत देकर बैठी हो, फिर ये तो होना ही है ना। मैं सईद के जवाब पर दंग सी रह गई थी। वो कभी भी ऐसे नहीं थे। उनकी शख्सियत तो इतनी उजली थी कि मुझे उनकी तरफ देखकर रोशनी मिलती थी। अब वो क्यों ऐसे हो गए हैं? मेरी सास शीजा से मिलकर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। मैं सारी रात यही सोचती रही कि आखिर क्या किया जाए। बस फिर जो जहन में आया मैंने वही कर दिया था। अगले दिन मैं मिसेज अकबर के घर जाकर बैठ गई। मुकर्रर वक्त पर जब शीजा वहां पहुंची तो मुझे देखकर घबरा गई थी। मैं बोली, शीजा, शुक्र है आज तुमने गर्म शॉल नहीं ली हुई, देखो तो सूरज आग बरसा रहा है। फिर मैंने उससे माजरत की कि सईद ने तुम्हें गलत कहा है, हमें काम वाले की जरूरत नहीं रही। अब तो घर मेहमान आए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आज तुम्हारे घर काम पर जरूर आना। सईद भी अपने अल्फाज पर माजरत कर रहे थे। मैंने नोटिस किया था कि एकदम से शीजा का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया था। शाम हुई तो शीजा अपनी गर्म चादर ओढ़कर हमारे घर पहुंच आई थी, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि उसने नकाब कर रखा था। मुझे शीजा के चौंचले देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैं बोली, मिसेज अकबर की हाँ तो तुम दुपट्टे में चली जाती हो, मगर हमारे घर आने के लिए अब नकाब भी करने लगी हो। वो खुशियानी हंसी हंसकर बोली, बाजी, आप ही ने तो कहा था कि घर में मेहमान आए हुए हैं इसीलिए पर्दा किया हुआ है। मैं बोली, नहीं, इस पर्दे की जरूरत नहीं है, मेहमान सिर्फ एक ही है और वो भी मेरी बूढ़ी सास। शीजा सर हिलाकर मेरे कमरे में चली गई थी। आज उसने मामूल से ज्यादा देर लगा दी थी। मैंने अपनी सास को बाहर लॉन में बैठने का कहा था। मैं बोली, अगर सईद आ गए तो उन्हें कमरे में ना आने दीजिएगा, उन्हें किसी न किसी तरह बातों में लगा लीजिएगा। मेरी सास ने मेरी मदद करने में कोई कसर न छोड़ी थी। मैं जल्दी से सईद का 3 पीस सूट पहन लिया था। वो सूट मैंने शीजा के आने से पहले ही अपनी सास के कमरे में छुपा कर रख दिया था। मैं वो सूट पहनकर कमरे से बाहर खड़ी हो चुकी थी। मेरा रुख दूसरी तरफ था, इसलिए शीजा मुझे पहचान न पाई थी।
वो बोली तो उसके अल्फाज ने मुझे चौंका दिया था। बोली, सईद आपकी अम्मी आ गई हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे मिल लूं। इतनी देर में सईद भी लाउंज में दाखिल हो गया था। उसके पीछे पीछे ही मेरी सास भी थी। मेरी सास सईद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही मेरी सास की नजर शीजा पर पड़ी तो वो सख्ते में आ गई थी। मेरी सास ने गुस्से से रुख फेर लिया था। मैं बोली, शीजा आज तो मुझे अपनी हकीकत बता ही दो। शीजा ज़ारो कतार रोने लगी थी। वो बोली, बाजी मैं एक बहुत ही इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे वालिद के नाम का डंका बजता था, लेकिन मैं अपने बाप की पगड़ी संभाल न पाई थी। हालांकि मेरे बाप ने तो मेरे लिए वो सब कुछ किया था जो हमारे खानदान में किसी दूसरे बाप ने भी नहीं किया था। मेरे वालिद मुझे शहर कॉलेज की तालीम हासिल करने के लिए भेजते थे। मुझे अपने ही बाप के ड्राइवर से मोहब्बत हो गई थी। वो ना तो हमारी बरादरी का था और ना ही हमारी बराबरी का, इसलिए मैं जानती थी कि ये शादी नामुमकिन है। एक दूसरे के बगैर रहने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उस मर्द से भागकर शादी कर ली थी। बाप की बद्दुआ मुझे लग गई थी, इसलिए सुख तो मुझसे छीन ही गया था। मेरा शोहर एक नंबर का निकम्मा था। वो कोई काम करता ही नहीं था। 2 दिन काम पर जाता तो 4 दिन घर बैठ जाता। पहले पहल तो हमारा गुजारा होता रहा, मगर जब औलाद हो गई तो फिर मुझे ही हिम्मत करना पड़ी थी। मुझे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मुलाजमत करनी पड़ी थी। फिर यूं जब मैं आपके घर आई तो सईद को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि सईद तो मेरा ही हकीकी भाई निकला था। सईद ने मुझे कहा था कि मैं उसके घर से निकल जाऊं और आपको ये ना बताऊं कि मैं सईद की सगी बहन हूं, लेकिन मैंने बड़े सालों बाद अपना सगा देखा था। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। इस दुनिया में अपने खूनी रिश्ते सायादार शजर की मानद होते हैं। मैंने सईद को मनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। मैं हर रोज वो गरम शाल इसलिए पहन कर आती थी क्योंकि वो मेरी सालगिरह पर मुझे मेरे भाई सईद ने तोहफे में दी थी। मैं खास तर्ज का हलवा भी बनाकर लाती थी, क्योंकि सईद मेरे हाथ से बना हुआ हलवा बड़े शौक से खाते थे। अब मैं हर रोज आपके बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर इसलिए साफ करती थी क्योंकि मैं वो हलवा छुपा कर खिड़की के पर्दे के पीछे रख देती थी और हर रोज आपके कमरे में ही माफीनामा लिखती थी। मगर सईद मुझे माफ करने की बजाय मुझे घर से भगाना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको धमकाना शुरू कर दिया था। मैं उनसे कहती थी कि अगर आपने मुझे माफ न किया तो मैं बाजी को बता दूंगी कि मैं आपकी सगी बहन हूँ। वो नहीं चाहती थी कि आपको ये सब पता चले और आप भाई को छोड़कर चली जाए, इसलिए ये सब मशकूक हरकतें मुझसे सरजद होती रही थी। शीजा अपनी सारी दास्तान सुनाकर रोने लगी थी। वो कहती जा रही थी कि अब्बू को दुख देकर मैं भी तो खुश नहीं रह पाई। मेरे बाप का नाम खराब हुआ, मुझसे मेरी खूनी रिश्ते जुदा हो गए। शोहर ने भी आंखें बदल ली थी और वो लड़की जिसके आगे पीछे मुलाजमाएं फिरती थी, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए मुलाजमा बन गई थी। मेरी सास अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त न कर पाई थी। वो फौरन शीजा के गले लग चुकी थी। सईद बोले, अम्मी मैं जानता था आप अपनी बेटी से नाराज नहीं रह पाएंगी, इसीलिए मैं आपके साथ बदतमीजी करता था ताकि आप ये घर छोड़कर चली जाएं और शीजा को ना देख लें। मैं आगे बढ़कर बोली, सईद माँ का दिल कभी गलत फैसला नहीं करता। शीजा अपने हिस्से की सजा भुगत चुकी है, अब आप भी इसके सर पर हाथ रखकर उसे माफ कर दें। सईद की भी आंखें भीग गई थी। उन्होंने भी शीजा को माफ कर दिया था, जबकि मैं ये सोच कर रह गई थी कि हमारे मुआशरे की कितनी ही लड़कियां प्यार मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनाई जाती हैं। कभी कोठों पर लाकर फरोख्त कर दी जाती हैं तो कभी सारी जिंदगी सिसक सिसक कर जीती रहती हैं। अपने रिश्तों को याद करके आहें बढ़ती रहती हैं। काश लड़कियां अब ही समझ जाएं, जो लड़का घर से भगाने की बात करता है, क्या वो कभी उस औरत की हिफाजत कर पाएगा?